हेलो बच्चों, कैसे आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। सभी लोगों को मेरा राधे राधे। जैसा कि मैं आप सबको बताना चाहता हूँ कि मेरा नाम विवेक मिश्रा है और मैं आप सबका अपने यूट्यूब चैनल कान्हा कोचिंग सेंटर में स्वागत करता हूँ। चलिए बच्चों, इसी के साथ क्लास की शुरुआत करते हैं बिना देरी करते हुए। बच्चों, आप लोगों से एक अनुरोध है, अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हमारी वीडियो पहुँचे और उनको इस वीडियो का लाभ मिले। ठीक है बच्चों। चलिए तो देरी न करते हुए क्लास की शुरुआत करते हैं बच्चों। हमारा प्रश्न दशमलव 9.1 चल रहा था। हम पढ़ रहे थे त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग। बच्चों, त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग में हम 5 नंबर तक के सवाल कर लिए थे। आज छठे नंबर सवाल से हमारा शुरुआत होगी। ठीक है बच्चों। चलो, प्रश्न नंबर 6 से हम शुरुआत करेंगे। प्रश्न नंबर 5 तक हमारा हो गया था और त्रिकोणमिति के अनुप्रयोग हमने पूरा कॉन्सेप्ट कल क्लियर कर लिया था। ठीक है बच्चों। चलो तो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 पढ़ेंगे हम। क्या पढ़ेंगे? प्रश्न नंबर 6। प्रश्न नंबर 6 से पढ़ेंगे बच्चों। पहला सवाल देख लेते हैं बच्चों, क्या है। थोड़ा बोर्ड को मिटा देते हैं, सही से मिटा नहीं है। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 6 क्या कह रहे हैं हमसे। अरे बच्चों, एक 1.5 मीटर लंबा एक लड़का 30 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। हमसे कह रहा है बच्चों कि ये 30 मीटर ऊंचा कोई भवन है बच्चों, और यहाँ से कुछ दूरी पे एक लड़का खड़ा है बच्चों। उस और इस लड़के की बच्चों हाइट कितनी दे रखी है? 1.5 मीटर। और भवन की कितनी दे रखी है बच्चों? भवन की कितनी दे रखी है देख लेते हैं। हाँ, लड़का खड़ा है। हाँ, मीटर लंबा, 3 मीटर ऊंचे एक भवन से कुछ दूरी पे खड़ा है। 30 मीटर। भवन की ऊंचाई कितनी दे रखी है? 30 मीटर। हमसे कह रहा है बच्चों कि जब वह उस भवन की ओर जाता है, तब उसकी आंख से भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 से 60 हो जाता है। कहने का मतलब, जब तक बच्चों ये यहाँ खड़ा था, तब ये बना रहा था 30 अंश का कोण। और जब ये बच्चे कह रहे कि लड़का ही भवन की ओर जब बढ़ता है ना बच्चों, कहने का मतलब जब ये लड़का भवन की तरफ बढ़ के यहाँ पहुंचता है। ठीक है बच्चों। कह रहे जब ये भवन की तरफ यहाँ पहुंचता है, तब उसकी आंख द्वारा बनाया गया कोण बच्चों 60 अंश। कितना है? 60 अंश है। और हमसे क्या पूछ रहा है? 60 हो जाता है। बताइए कि भवन की ओर कितनी दूरी चला। कह रहे बच्चों, भवन की ओर दूर कितनी दूरी, तो यहाँ से चलना शुरुआत किया, यहाँ पहुंचा होगा। तो हमसे क्या पूछ रहा है बच्चों? हमसे पूछ रहा है ये दूरी कितनी होगी। हमसे पूछ रहा है कि ये दूरी बता दो। ये लड़का यहाँ पहुंचा, यहाँ से यहाँ तक की दूरी। बच्चों, इसको कुछ मान लेते हैं लोग। पहले तो बच्चों इसको मान लेते हैं, ए है, ये सी है, ये बी है और बच्चों डी है। ठीक है ना। तो हमें हम दूरी किसकी निकालनी? सी डी निकालनी। क्या निकालनी बच्चों? सी डी। बच्चों, एक चीज आप ध्यान दो, हमारे कहने का मतलब क्या है। देखो, जे आपको तो एक दो चीज हम कॉन्सेप्ट और सिखा दे रहे हैं। हमारे कहने का मतलब बच्चों क्या है, बच्चा जब यहाँ पर ही 30 अंश पे था ना, और ये आपने कभी गौर किया कि इधर चलने में 60 अंश से क्यों हो गया? क्योंकि लड़का यहाँ खड़ा है। बिल्डिंग से जितनी ही दूर पे खड़ा होगा ना, उसकी आंखों द्वारा उतने कम का कोण बनाएगा। अगर जैसे जैसे लड़का बिल्डिंग की ओर बढ़ेगा, उसका कोण उन आंखों द्वारा बनाया गया उन्नयन कोण क्या होगा? बढ़ता जाएगा। बोलो वो कैसे? देखो, आप एक अनुमान लगाइए। अगर आप बिल्डिंग से दूर पे खड़े हैं, तो आपको गर्दन ज्यादा उठानी नहीं पड़ती। और जैसे जैसे आप बिल्डिंग के पास जाएंगे, आपको अपने गर्दन का एंगल और ज्यादा मोड़ना पड़ेगा। अगर आप बिल्डिंग के एकदम जाके पास खड़े हो जाएंगे एकदम सट के, तो आपको एकदम सीधा ऐसे करके देखना पड़ेगा। जब आप सीधा करके देखोगे तो 90 अंश का कोण बन जाता है। कितने का? 90 अंश। तो कहने का मतलब, बिल्डिंग से जितनी दूर होगे कोण उतना कम पड़ेगा। आंखों द्वारा उतना ही कम कोण बनाया जाएगा। बिल्डिंग के जितना नजदीक जाओगे, आंखों द्वारा उतना अधिक कोण बनेगा। क्योंकि आप खुद देखो ना, आप यहाँ से देखोगे तो आराम से, अगर किसी चीज के पास जाओगे तो उसको ऐसे टॉप को अगर देखोगे और ऊपर उठाना, जैसे जैसे पास जाओगे आपको गर्दन और ऊपर उठानी पड़ेगी देखने के लिए। तो मतलब जैसे जैसे आप पास जा रहे हो, कोण आपका बढ़ता जा रहा है। ठीक है ना। और इसलिए हमारा 30 से 60 हो गया। ठीक है। दूसरी चीज बच्चों, आपको ये देखना है, हमने आपको कल बताया था कि उन्नयन कोण और अवनमन कोण, एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन। ठीक है ना। तो बच्चों, अवनमन कोण हमने बताया था कि आप आंखों के द्वारा बिल्डिंग की टॉप पर देखा गया कोण, अब लाइन ऑफ साइट होती है ना हमारी, दृष्टि दृष्टि, हमारी आंख, जो उन्नयन कोण बनता है ना, हमारी आंखों के द्वारा बनता है। हमारे शरीर के द्वारा नहीं बनता, हमारी आंखों के द्वारा बनता है। आंख हमारी, देखो पैर हमारे नीचे, आंख हमारी यहाँ पर है। ठीक है ना। तो जो भी हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन या उन्नयन कोण बनता है, दृष्टि रेखा के द्वारा टॉप पर देखी गई जो वस्तु या चीज होती है, ये टॉप को देखा गया मीनार को, आंखों द्वारा जो
चीज देखी जा रही, तो आंखों द्वारा ही बना कोण माना जाता है, ठीक ना। कोण आंखों के द्वारा बनता है। हमारी जो दृष्ट रेखा देख दृष्ट जो बिल्डिंग की टॉप को देखती है, जो रेखा बनती है, वो ही हमारा उन्नयन कोण होता है। तो यहाँ हम इसलिए आपको बता रहे हैं कि देखो समझे, भवन की ऊंचाई कितनी बच्चों, 30 मीटर, ठीक है ना। हम 30 मीटर को मेंशन नहीं करेंगे, उसका कारण क्या है बच्चों, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज। इसका कारण बता रहे हैं, त्रिकोणमिति में हम समकोण त्रिभुज का इस्तेमाल करते हैं, पहली चीज। दूसरी चीज बच्चों, त्रिकोणमिति में जो हमारा उन्नयन कोण बनता है वो आंखों के द्वारा बनता है, ठीक है ना कि शरीर के द्वारा बनता है। तो बच्चे की जो हाइट है 1.5 मीटर बच्चों, इसके पैर से सिर तक की हाइट है, तो यहाँ से ये हाइट क्यों लेंगे भैया, कोण तो ये आंखों के द्वारा बना रहा है ना, कहने का मतलब कोण तो इसके आंखों द्वारा बन रहा है ना, तो हम इसकी प्रभावी हाइट लेंगे, क्या लेंगे बच्चों, प्रभावी ऊंचाई लेंगे, क्या लेंगे, प्रभावी ऊंचाई लेंगे। ये 30 मीटर तो इसकी यहाँ से यहाँ भवन की पूरी ऊंचाई है, लेकिन बच्चा कोण जहां से बनता है वही उन्नयन कोण होता है ना। तो ये जो लड़का खड़ा है उसकी आंखों द्वारा कोण बन रहा है, तो इसकी हाइट 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर की यहाँ से कोण बन रहा है, ना कि नीचे से पैर से बन रहा है। तो लड़का कितना बड़ा है उससे हमें क्या लेना देना, कोण तो आंखों से बन रहा है ना, उसका 1.5 मीटर जो है ये इसकी प्रभावी ऊंचाई है। तो इस चीज को हम इस पर क्या करेंगे, माइनस करेंगे। अब समझ में आया क्यों माइनस करेंगे, क्योंकि कोण ये आंख से बना रहा है, ना कि शरीर से बना रहा है, ठीक है ना। ये खड़ा है इतने इतना, आंख से जो कोण बनाएगा तो उसकी मेजरमेंट हाइट की लेंगे, वो प्रभावी हाइट लेंगे, इस आंख के माध्यम से निकाली जाएगी। जो इसकी इतनी बड़ी हाइट है वो हम नहीं लेंगे। यही चीज आपको कंफ्यूज करने के लिए इसने दे रखा है, ठीक है ना। तो आप प्रभावी हाइट निकाल लो पहले। प्रभावी ऊंचाई क्या होगी बच्चों, 30 में 1.5 मीटर आप घटा दो बच्चों, 10 में 5 गए 5, 9 में से 1 गए 8, बचेगा तो कितना बचेगा, 28.5। तो हमारी प्रभावी ऊंचाई कितनी आएगी बच्चों, 28.5, ठीक है ना। अब हमारी ये ऊंचाई होगी बच्चों, और बच्चों हमें निकालना क्या है, सी डी। तो आप यहाँ लिख, हमें क्या निकालना है, सी डी निकालना है, ठीक है बच्चों। एक बार आप पहले आप इसको ले लेते, tan 60 ले लो, त्रिभुज ए बी डी ले लो, क्या लोगे, त्रिभुज ए बी डी में कौन सा त्रिभुज ले रहे हैं बच्चों, आपको बता दे रहे हैं, देखो त्रिभुज ए और ये डी, ये वाला ले रहे हैं। tan 60 अंश कितना होता है बच्चों, लंब बटे कर्ण। देखो tan 60 होता है ना, तो ले लो बच्चों, tan 60 अंश बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार। tan 60 का मान होता है बच्चों √3, यहाँ लिखेंगे नहीं, ज्यादा नहीं बचते ना बच्चों, यहाँ लिख दे रहे, देखो समझने की कोशिश करना, √3 और लंब कितना आपका, देखो ये ऊंचाई कितनी है 28.5, और ये कितना है हमें पता ही नहीं कितना है, ये तो हमें पता ही नहीं बीडी कितना है। चलो अब बीडी को उधर लाओ, बीडी बराबर 28.5 √3। बच्चे एक काम करो, हर का परिमेय कर दो। क्यों ऐसा करते हैं, रोड में चीज होती ना हमारे पास, तो हल करने में बड़ी समस्या होती। हमने कहा अगर रोड के अंदर कोई चीज होती ना, तो हल करने में समस्या होती। इसीलिए परिमेयकरण किया ही इसलिए जाता है, संख्या को परिमेय बनाने के लिए, क्योंकि संख्या परिमेय जो होती है, परिमेय संख्या होती है, वो रूट के अंदर नहीं होती। अब परिमेय संख्या को परिमेय संख्या बनाने के लिए हम हर संख्या का क्या करते थे, परिमेयकरण। देखो हर का परिमेयकरण करने पर कर दो, परिमेयकरण मतलब इसका ऊपर नीचे गुणा भाग करोगे, क्या करोगे, √3 से ऊपर नीचे गुणा भाग करोगे, क्या निकल के आएगा, बीडी बराबर 28.5, और √3 ही आएगा अंदर, ये नीचे क्या आएगा। देखो समान संख्या का रूट के अंदर उनका आपस में गुणा होता क्या हो जाता है, वो संख्या खुद निकल के आ जाती है। कहने का मतलब अगर दो समान संख्या में आपस में गुणा कर दो और रूट के अंदर हो, तो उनको गुणा करने पर रूट हट जाता है और संख्या बच जाती है, ठीक है ना। ये कैसे आता है, इसके 3 नियम होते हैं, देखो आप दोनों रूट के अंदर हैं तो एक साथ रूट के अंदर लिख दो। हम रूट को जेल बोलते हैं, और इस जेल का नाम है रूट है। जेलर साहब कहते हैं कि भैया कैदी आप बाहर तभी निकलोगे जब आप अपने जैसे एक साथी ले आओ और जोड़े में हो जाओ तो बाहर निकलो। हर जेल का एक नियम होता है, तो इस जेल का क्या नियम है जिसका नाम रूट है, कि कैदियों को बोला गया कि आप अपने ही शकल के एक और दोस्त या अपने यार ले आओ और जोड़े में हो जाओ, आपको हम रिहा कर देंगे। तो 3 भैया अपने जैसे एक लोग ले आए, जोड़े में हो गए, बाहर निकल के क्या हो जाएंगे, 3 हो जाएंगे, ठीक है ना। तो दूसरा इसमें घातांक का नियम लगता है, देखो
अगर ये एक बार बता दे रहे हैं आपको, देखो रूट तीन ही होता है ना बच्चों, हमने बहुत बार इसे बचा रखा है। अब रूट का मान होता है बच्चों 1/2, कितना होता है? रूट का मान होता है बच्चों 1/2, और रूट हटाओगे 1/2 लिख दो, यहाँ भी रूट हटाओ 1/2 लिख दो। बच्चों आधार समान होती है ना, घातांक का नियम होता है, आधार समान होती है तो घातें आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है। तो भैया इनको जोड़ दो, एलसीएम 2 लोगे, ऊपर 1 + 1 आ जाएगा, 2/2 काट दोगे 1, 3 की घात 1 कितना हो जाती है? 3 होता है। तो आप जैसे कर लो या आप ऐसा सीख लो, अगर समान संख्या रूट के अंदर हो तो उनका गुणा करने पे रूट हट जाता है, वो संख्या बच जाती है। ठीक है, चलो आई होप आपको समझ में आया होगा। अब इसको मिटा रहे हैं, देखो अब देखो बच्चों ये 3 बचा है, ये 3 सही से बनाते हैं। अब इनको काट दो, 3 9 27, एक बचेगा, 3 5 15, तो बीटी कितना आ गया बच्चों? 9.5 गुणे √3, ठीक है ना। ये बच्चों हमारे क्या आ गया? बीडी आ गया। बीडी क्या मतलब ये 9.5 √3, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों, अब हमें क्या निकालना? हमें तो निकालना सी डी है, तो आप सी डी निकाल लेते हैं, यहाँ निकाल देंगे। देखो तो आप त्रिभुज आप ले लो, त्रिभुज ए सी बी, ए सी बी में निकाल लो। त्रिभुज ए सी बी क्या होगा? लंब बटे, इसमें भी आप tan लगा दो, tan 30 ना, tan 30 लगा दो, tan 30 बराबर कितना होगा? लंब बटे आधार, लंब बटे tan थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार। देखो ऐसे लिख दो, tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटे आधार, और tan थीटा के मान कितना है? 30। थोड़ा सा सिस्टमेटिक ढंग से कर लो, ठीक है ना। जैसे आप यहाँ लिख लेना tan 60 का मान रखना, tan 60 बराबर ये रखना, इसको tan थीटा बराबर लंब बटे आधार होता है, ठीक है ना। थोड़ा सा यहाँ एक लाइन और लिख लेना, tan पहले लिखना tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, फिर tan 60 बराबर ये करके इसको हल करना, जैसे हमने यहाँ किया। यहाँ हमने लिखा नहीं है, आप लिख लेना, ठीक है। tan 30 बराबर कितना होता है बच्चों? लंब कितना है आपका? लंब वाली ऊंचाई कितनी है? 28.5 है। और आपका ये आधार कितना बच्चों? देखो अब आधार पे आप देखना, आधार है आपका पूरा यहाँ से यहाँ तक का, अगर आप आधार लोगे बच्चों तो सी डी और बी डी कितना हो जाएगा? सी डी और बी डी मिलाकर पूरा सी बी बन रहा है ना, तो आप सी बी देखो, लंब ये लोगे, आधार पूरा लोगे, तो पूरा अगर आप जो देखोगे तो बी डी और सी डी मिलाकर पूरा सी बी हो रहा है, तो इनको तोड़ के रख दो भैया। सी डी ऐसा क्यों कर रहे हैं? क्योंकि भैया हमको तो ये चाहिए ना, इसीलिए बी डी लिख दिया, ठीक है। और tan 30 का मान कितना होता है बच्चों? 1/√3, 28.5 सी डी। बी डी कितना बच्चों? बी डी देखो, बी डी कितना बच्चों? 9.5 √3, कितना बच्चों? 9.5 और √3, ठीक है बच्चों। अब देखो त्रिया गुणा कर दो इनका, ये ऊपर आ जाएगा सी डी प्लस 9.5 √3, और ये इधर चलाएगा √3, और कितना है? 28.5 है, 28.5 ही ना। देखो अब सी डी निकालना है, इसको एक तरफ रखो, ये उधर ले जाओ, तो 28.5, ओहो गलत करा आपने, 28.5 √3, ये प्लस वाला उधर जाएगा तो माइनस का कितना हो जाएगा? 9.5 √3, ठीक है ना। ये 5 है बच्चों, 9.5 √3, ये हो जाएगा बच्चों। बच्चों आप देखो इसे यहाँ करोगे, सी डी ले लो और √3 दोनों में है तो कॉमन ले लो, अंदर बचेगा 28.5 माइनस 9.5, ये बचेगा। अब इनको घटा के देख लो कितना हो रहा है बच्चों, यहाँ घटा के देख ले रहे हैं, 28.5 और 9.5 घटा लो 0, यहाँ से जाएगा नहीं तो अस्सी ले लो, 18 9 में गया 9 1, 19.0 है, कितना है भाई? 19.0। तो आप लिख दो बच्चों, इसको क्या लिखोगे? जीरो के बाद दशमलव लगा, दशमलव के बाद जीरो लगा तो उसका कोई मतलब होता नहीं, तो आप क्या लिखोगे? सी टी बराबर 19 √3, क्या जाएगा? सी टी बराबर बच्चों उधर कितनी मतलब कितनी दूरी चला वो? 19 √3, इतनी दूरी आपका चला, तो आपका ये कितना आ गया बच्चों? 19 √3, और यही हमें निकालना था, मतलब सी डी निकालना था हमें, हमने निकाल दिया। कितना आया? 19 √3, ठीक है बच्चों। सी डी हमारे कितना आ गया? आप देख लो, 19 √3, ये हमारा सी डी आ गया, ठीक है बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा, ठीक है। अब बच्चों चलते हैं अगले सवाल की तरफ, इसको आप लिख लो बच्चों। अब चलते हैं 7वें तरफ सवाल की तरफ।
ये सवाल हो गया बच्चों। अब चलते हैं 7वें सवाल की तरफ। अब चलेंगे बच्चों 7वें सवाल की तरफ। ठीक है बच्चों, चलो अब चलेंगे 7वें सवाल। ये भी हटा देंगे प्रभावी ऊंचाई, ये लिख देंगे 7वां सवाल। चलो बच्चों 7वां सवाल पढ़ते हैं। अब 7वां सवाल हमसे क्या कह रहा है, पढ़ लेते हैं। 7वां सवाल हमसे कह रहा है बच्चों कि भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक संचार मीनार। हमसे कह रहा है भूमि के एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन। अच्छा देखो, ये 20 मीटर ऊंचा भवन है, क्या है, 20 मीटर ऊंचा भवन है। यहाँ कोई बिंदु है, कोई एक बिंदु ले लिया, तो ये हम क्षैतिज रेखा लेते हैं ना, काल्पनिक रेखा होती है। अब इंसान जहाँ पर खड़ा होगा तो काल्पनिक रेखा जो अपने तरफ से मानते हैं क्षैतिज रेखा, हॉरिजॉन्टल लाइन को, तो वो कुछ देखो जमीन पे तो खड़ा है, तो अगर ये सीधा देखेगा तो एक सतह यहाँ भी तो जाएगी सीधी, बिल्डिंग से एक सीधी इसकी दूरी होगी। देखो कितनी संभवता स्थिति हो सकती है, एक तो सीधी दूरी होगी जाए, एक ऐसा देखने की दूरी होगी, ऐसा तो होगा ना। तो कहने का मतलब ये बिंदु यहाँ पर खड़ा है वो, और एक भवन है जिसकी ऊंचाई कितनी है 20 मीटर। हमसे कह रहे हैं भूमि की एक बिंदु से एक 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पे लगी, शिखर मतलब चोटी, शिखर मतलब चोटी, पाद मतलब होता है नीचे वाला, शिखर पे लगी एक संचार मीनार। यहाँ पर एक मीनार लगी, देखो बच्चों मीनार हम ऐसे बना ले रहे हैं, बनती तो नहीं है, बना ले रहे हैं जो भी, ठीक है मीनार है। लगी एक संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण। इस मीनार का जो तल है ना, इस भवन का जो ऊंचाई शीर्ष है, इस मीनार मीनार का क्या होगा, तल होगा। समझ में आ रहा है, इस भवन का जो शीर्ष है इस मीनार का तल होगा, और ये इसकी होगी संचार मीनार की ऊंचाई। क्या होगी, ये होगी संचार मीनार की ऊंचाई। हमसे कह रहा है कि संचार मीनार के तल और शिखर के उन्नयन कोण क्रमशः 45 और 60। मतलब संचार मीनार के तल का, ये तल है तो पहले इसका कितना हो जाएगा 45 दे रखा है उन्नयन कोण, और ये आपका बच्चों क्या है, इसका शीर्ष है, शीर्ष का कितना दे रखा है बच्चों, थोड़ा ये तिरछा हो गया, सही से बना नहीं, बना लेना। तो ये मैं बना दे रहा हूँ, ठीक है। ये पूरा कितना दे रखा है 60 है, ठीक है ना। अभी आपको समझाएंगे, देखो आप इसको मान लो ए, इसको मान लो बी, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी, ठीक है ना, या इसको डी मान लो, ये सी मान लो, ये डी, ठीक है। अब आप समझो, फिगर आपको समझा दे रहे हैं कैसे फिगर कर, हमसे कह रहा है कि देखो सवाल में पढ़ूंगा यहाँ पर लग के बताऊंगा आपको। भूमि के एक बिंदु से, भूमि के एक ये बिंदु से आ, एक 20 मीटर ऊंचे भवन के, एक ये 20 मीटर ऊंचे भवन के शिखर पर लगी एक मीनार। इस भवन के जो शिखर है ना, ये भवन का शिखर यही होगा जहाँ समाप्त होता है, मतलब शिखर मतलब चोटी, इसके ऊपर लगी एक संचार मीनार। ये क्या है, ये संचार मीनार यहाँ से शुरू हो रही है, ये है संचार मीनार, क्या है, ये है संचार मीनार। तो हमसे कह रहा है संचार मीनार के तल, संचार मीनार तो यहाँ से शुरू होगी ना, तो ये जो इसका शीर्ष होगा वो मतलब भवन का, वो संचार मीनार का तल होगा। तो अगर संचार मीनार के तल और शीर्ष के उन्नयन कोण क्रमशः 45, क्रमशः मतलब क्रम से, तो अगर पहले तल बोला है तो पहले तल को लेंगे 45 डिग्री, ठीक है ना। ये देखो पहले तल को लेंगे 45 डिग्री, क्रम से मतलब क्रम से, फिर बोला है भैया शीर्ष का, तो ये इसका पूरा कितना बनेगा 60 डिग्री बनेगा, 60 डिग्री बनेगा ना बच्चों, 60 डिग्री बनेगा। हमसे क्या कह रहा है, मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। क्या करना है, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है बच्चों, ये यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है। मीनार मतलब डी, आपको क्या निकालना है, डीसी, आपको डीसी निकालना है, क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक की ऊंचाई ज्ञात करनी है हमको, ठीक है बच्चों। चलो अब देखो बच्चों हम क्या करेंगे, ध्यान दें। तो पहले तो हम क्या करेंगे, पहले त्रिभुज लेंगे सी ए बी, आप निकाल दो त्रिभुज सी ए बी, इसमें तो ये पूरा कितना, तो ये 45 दे रखा है ना, सी ए बी 45, निकाल दो। क्या होता है बच्चों, tan लगा दो, tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, ठीक है बच्चों। अब तो थीटा का मान कितना है, tan 45, लंब कितना आपका, देखो हम इस त्रिभुज की बात करें ना बच्चों, सी ए बी लिखा है, सी
ए और बी। तो इसमें क्या हो जाएगा, लंब आपका क्या बताओ, 20। आधार कितना बच्चों, ए बी। और tan 45 का मान कितना होता है बच्चों, 1। ये यहाँ कर देंगे, जगह की शॉर्टेज है ना, देखो tan 45 का मान कितना होता है बच्चे, 1। 20 बराबर ए बी। ए बी का आप उधर लाओगे बच्चों, कितना हो जाएगा, ए बी बराबर 20। ठीक है ना, आपका इक्वेशन फर्स्ट मान लो। अब देखो, अब बच्चों क्या लेंगे, अब लेंगे बच्चों त्रिभुज डी ए बी ले लेंगे। देखो त्रिभुज डी ए बी में, अच्छा आप ये सोचते हो कि सर जी आपको कैसे पता कौन लेना है। अरे इसमें पता है क्या होने वाला, पहले ये कोड हम दे रखा है, तो पहले इस ये वाले त्रिभुज में ये कोड बन रहा है, तो एक बार ये त्रिभुज ले लो। अब ये पूरा कोड 60 से ये वाले त्रिभुज को बन रहा है ना, तो एक बार ये वाला कोड लो, जहां जहां कोड से रखा है वही वाला आपको लेना है। और हमें निकालना क्या है, ये भी तो हाँ, ये निकालना है, ठीक है ना। अभी बता दी, सी डी सी निकालना है। देखो इसमें आपका tan थीटा लगा दो बच्चों। tan थीटा बराबर क्या होता है बच्चों, लंब बटे आधार, ठीक है ना। अच्छा लंब कितना है बच्चों, देखो tan थीटा कितना होता है, थीटा कितना दे रखा है, 60। लंब कितना है आपका, 20। आधार कितना है, आधार अब भी नहीं, नो नो नो, लंब अब देखो कितना है, ये 20 था, हम ये ले रहे हैं इस बार त्रिभुज डी ए बी में। अगर बच्चों ये 20 है, कितना है ये, कुछ ये हमें पता नहीं, इसको हम एच मान लेंगे। क्या मान लेंगे बच्चों, एच मान लेंगे। तो अगर डीसी को एच मान लिया, तो डीसी बराबर आप एच लिख सकते हो, और यही एच आपको याद करना है, ठीक है ना। अगर बच्चों इतना हमने एच मान लिया, ये एच है, ये 20 है, पूरा कितना हो जाएगा आप बताओ, पूरा यहाँ से लेके यहाँ कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा, कह दो सर जी तो 20 प्लस एच हो जाएगा। समझ में आ रहा है ना। अगर इतना 20 है, भवन की ऊंचाई 20 है, और इस संचार मीनार की ऊंचाई हमें पता नहीं, एच मान ली, तो अगर दोनों यहाँ से वहां जोड़ोगे 20 प्लस एच हो जाएगी ना। और इस त्रिभुज को हम ले रहे हैं इस बार डी ए बी, त्रिभुज डी ए बी में, तो लंब कितना हो गया बच्चों, 20 प्लस एच। आधार कितना हो गया, ए बी। इसे भी हल कर लो बच्चों। tan 60 का मान होता है √3, 20 प्लस एच, ए बी। अब आप देखो बच्चों, ए बी को आप इधर लाओ, ध्यान देना इधर, ए बी को आप इधर लाओ, कितना जाएगा, 20 प्लस एच, और √3 इधर आएगा नीचे। ठीक है बच्चों, यही तो आएगा। हाँ चलो एक चीज आप, अब ए बी का मान कितना बच्चों, ए बी का मान है 20, कितना दे रखा है, ए बी का मान दे रखा है 20, ये देखो ए बी का मान कितना दे रखा है, 20। कितना दे रखा है, 20। देखो ये आपने इधर, हमने इधर लाया, गलत किया, हमको बाद में इधर ही लाना पड़ेगा। चलो कोई नहीं, अब ए बी का मान कितना दे रखा है, 20, यहाँ रख दो। ए बी का मान आप क्या रखोगे, समीकरण 1 से ए बी का मान, समीकरण 1 से ए बी का मान कहा, इस समीकरण 2 मान लें क्या, इसको समीकरण 2 मान लो बच्चों। ये आपका है, हाँ हाँ ये समीकरण 2 है, समीकरण 2 में रखने पर, ये लिख लेना, समीकरण ए से 1 से ए बी का मान समीकरण 2 पे रखने पर, ठीक है ना। और समीकरण हमारा 2 यहाँ रख देंगे बच्चों। ये फिगर हम मिटाएंगे, यहाँ हम हल करेंगे, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, बाद में इसको आप लिख लेना, ठीक है। आप कॉपी में बना के आप इसको कॉपी में बना लीजिएगा, फिर आप जब सवाल करने बैठेगा तो इसको देख के कर लीजिएगा, ठीक है। चलो क्योंकि हमको करना है सवाल, हमें डीसी निकालना है, हमने यहाँ पर लिख रखा है, देखो ए बी बराबर कितना बच्चों, देखो ए बी बराबर कितना, 20। ए बी बराबर कितना बच्चों, 20। इधर कितना दे रखा है, 20 प्लस एच और √3। हमें डीसी निकालना है, डीसी हमने एच मान रखा है, मतलब हमें एच निकालना है। 3 इधर ला दो, 20 √3, 20 प्लस एच, 20 इधर लाओ, ये माइनस का हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, एच। 20 आप कॉमन ले लो, √3 - 1 कितना हो जाएगा, एच। तो बच्चों एच हमारे कितना निकल के आया, 20 √3 - 1। तो हमारा कहने का मतलब हो गया, ऊंचाई कितनी हो गई संचार मीनार की, 20 √3 - 1 एच। ठीक है बच्चों, ये हो गई हमारी इसकी ऊंचाई संचार मीनार की, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा, इसको आप लिख लो।
थोड़ा पानी पी लेते हैं बच्चों, फिर चलते हैं अगले सवाल की तरफ। 7 सवाल आपके हो गए, 8 हो जाए, ठीक है। थोड़ा पानी पी लेते हैं। ठीक है बच्चों, ये आप लिख लो, इसको मिटा दे रहे, अब अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अब 8वां नंबर सवाल पढ़ेंगे बच्चों। 6 7 आपके हो गए बच्चों, और आपका 8वां नंबर सवाल देखते हैं, ठीक बच्चों। नहीं मिटा दे रहे। चलो बच्चों, अब 8वां नंबर सवाल देखते हैं बच्चों। ये हटा दे रहे हैं, इसमें लिख दे रहे 8, प्रश्न नंबर 8, ठीक है। चलो बच्चों, प्रश्न नंबर 8 हमसे क्या कह रहा है। एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी है। पेडिस्टल क्या होता है जानते हैं? पहले आप पेडिस्टल समझ लो। पेडिस्टल बच्चे होता क्या है, आप देखे होंगे चौराहे वगैरह में बड़ी बड़ी मूर्तियां लगी होती हैं, जैसे विवेकानंद जी की, एकलव्य की, छत्रपति शिवाजी की। तो जो मूर्ति खड़ी की जाती है ना चौराहे पर, जो प्रतिमा खड़ी की जाती है, तो जो नीचे चबूतरा टाइप का बनाया जाता है ना, जमीन से थोड़ा हाइट लेके गोल गोल चबूतरा टाइप का, उसको बोलते हैं पेडिस्टल, जिसके ऊपर मूर्ति खड़ी होती है। ये आप देखेंगे बड़े बड़े शहरों में जो आपके बड़े चौराहे होते हैं, उस पर तो पेडिस्टल होता है, जमीन से उसकी हाइट ज्यादा कर होती है एक इंसान की। और उस पेडिस्टल के ऊपर क्या होते हैं, प्रतिमा बनी होती है। तो वो पेडिस्टल क्या होता है, जो चबूतरा टाइप का होता है, जिसके ऊपर प्रतिमा लगी होती है, ठीक है ना। तो वही चीज हमसे कह रहा है, एक पेडिस्टल के शिखर पर एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। कहने का मतलब सवाल, ये देखो, ये 3D तो नहीं बना पाएंगे, लेकिन बनाने की कोशिश करेंगे। ये पेडिस्टल है, ये इसकी हाइट हो, हम बीच का ले लेंगे, ठीक है ना, क्योंकि हमें 2D में बनाना है, पेडिस्टल है, इतनी इसकी हाइट है ये। और इसके ऊपर क्या कह रहे हैं, एक 1.6 मीटर ऊंची मूर्ति लगी। इस पे भैया एक मूर्ति लगी। अब किस चीज की मूर्ति हमें भी नहीं पता, ये भाई साहब की मूर्ति लगी है, ठीक है ना। अब भाई साहब की तो मूर्ति लगी है, लेकिन हम भाई साहब को 2D में ही मानेंगे, ये लाइन से क्या मानेंगे, 2D से, ठीक है ना। हमसे कह रहे हैं, हाँ ये जो मूर्ति, हाँ ये कितने की है, 1.6 मीटर की। तो ध्यान समझना, पेडिस्टल तो हमारे यहाँ तक है, ये ऊपर क्या है, प्रतिमा है भाई साहब की, जो भी हो 1.6 मीटर इसकी हाइट है। हमसे कह रहे हैं, भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है। हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, कि भूमि के एक बिंदु से, हाँ भूमि के एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण 60 अंश है, और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश है। कहने का मतलब बच्चों कह रहा है, भूमि के एक बिंदु से, तो बिंदु हमने कोई एक बिंदु ले लो, बिंदु इधर ही की दिशा में लोगे, ये ले लो। और ये पेडेस्टल के पेडेस्टल जहाँ जाओ, जो आप बिंदु लोगे वो आप जमीनी सतह से लोगे ना, क्योंकि भैया आप जमीन की सतह से तो बिंदु लोगे, क्योंकि जमीन में आधार हमारा क्या है, जमीन है। जमीन से नीचे तो कुछ है नहीं ना, कि आप जमीन के नीचे भी चले जाओगे पाताल में। यानी मतलब भूमि, पहले बोल दिए भैया भूमि की, क्या कह रहे हैं, हमसे कह रहा है कि भूमि के एक बिंदु से, भैया जमीन है, भूमि के एक बिंदु से, कह रहा है एक बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण, ये मूर्ति है, यहाँ से मूर्ति शुरू हुई है, देखो ये मूर्ति है, ये आपका क्या है, ये आपका पेडिस्टल है, क्या है, पेडिस्टल, समझ आया ना, ये आपका पेडिस्टल है और ये आपकी मूर्ति है। तो कह रहे भूमि के एक बिंदु, ये बिंदु है, ये भूमि है, और इस बिंदु से ये मूर्ति के शिखर का उन्नयन कोण कितना दे रखा है, उन्नयन कोण दे रखा है बच्चों 60 डिग्री। कितना दे रखा है, 60 डिग्री। और हमसे कह रहा है बच्चों, हाँ और उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण, बच्चों हमसे कह रहा है कि उसी बिंदु से पेडेस्टल, ये बच्चों तो हमने इसकी हाइट ये मानी, थोड़ा और इसको ऊंचा कर लेते, नहीं बनेगा नहीं ढंग से, ठीक है ना।
हमने काफी छोटा ले लिया, या तो हमें यहाँ लेना चाहिए, ये पेडेस्टल आप यहाँ तक ले लो क्योंकि इसकी हाइट छोटी बनी, हाँ इस देखो ये बनेगा। फिर उसी बिंदु से बनाने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चों, समझ रहा ठीक है ना। पेडेस्टल देखो बना ही देता हूँ, फिर उसी बिंदु से ये ले लो। अब ज्यादा छोटा तो ले नहीं सकते हम, ठीक है ना। अब हमने काफी छोटा पेडेस्टल बना दिया, ठीक है ना, तो आ नहीं रहा है। कह रहा उसी बिंदु से हमसे क्या कह रहे हैं, पेडेस्टल के शिखर का। तो बच्चों पेडेस्टल का शिखर हमने ये माना है, लेकिन हमने यहाँ तक इसलिए बना दी बच्चों क्योंकि यहाँ से काफी छोटा हो जाएगा, ठीक है ना। आप समझदार समझ लेना, हमने चित्र थोड़ा नीचे बना दिया है, तो कहने का मतलब पेडेस्टल की हाइट पूछ रहे हैं कि उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण। तो शिखर यहाँ से लेने में काफी छोटा आ रहा है, तो हम यहाँ से ले रहे हैं, ठीक है ना। बाकी आप समझ जाओगे। उसी बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन कोण 45 अंश। मतलब कहने का मतलब बच्चों ये है आपका, ये कितना है 45। देखो ये पूरा कोण कितना है बच्चों 60 डिग्री, ये कोण कितना बच्चों 45 डिग्री, ठीक है ना। आई होप समझ में आया होगा। हमसे क्या कह रहे हैं बच्चों, हाँ तो पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमसे ये पूछ रहा है। ये यहाँ से लेके ये जो पेडेस्टल है ना, ये इसकी ऊंचाई पूछ रहा है हमसे। तो ये ऊंचाई हम कितना मान लेंगे बच्चों, देखो देखो पेडेस्टल तो बच्चों हमने यहीं तक माना है, लेकिन हमको मजबूरी में यहाँ तक मानना पड़ रहा है क्योंकि यहाँ से अगर इसको हम यहाँ तक लेते तो बनता ही नहीं फिगर। पहले से हमने क्या कर दिया, छोटा बना दिया है। तो आप समझदार हो, पेडेस्टल की हाइट हमारी यही है, ठीक है ना। देखिए हम पेडेस्टल यहाँ तक ले ले रहे हैं, कोई नहीं, ये हम पेडेस्टल मांग ले रहे हैं इतना बड़ा, ठीक है ना। पेडेस्टल कहाँ तक ले ले रहे हैं, यहाँ तक ले ले रहे हैं। अब मूर्ति को यहाँ से वहां तक कर दे रहे हैं। समझदार आप समझ तो जाओगे ना, कि क्योंकि यहाँ से खींचने पे नहीं आ रहा है। हमने पहले से क्या किया, हमें पहले से बड़ा बनाना चाहिए, उसके लिए सॉरी हमने क्या बोला, पेडेस्टल आप यहाँ से ले लो। तो हमसे कह रहा है कि पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, हमें ये ऊंचाई ज्ञात करनी है, ये ठीक है ना। कहने का मतलब ये पेडेस्टल का शीर्ष से लेकर उसके पाद तक की क्या निकालनी, ऊंचाई निकालनी। तो अगर आप इसको कुछ मान लो, इसको मान लो ए सी, इसको मान लो बी, इसको मान लो डी। क्या मानोगे डी, समझने की कोशिश करना बच्चों, इसको क्या मान लो डी। तो हमें कहने का मतलब निकालना क्या बच्चों, बी डी। हमें क्या निकालना है, ये बी डी, ये बी और ये पेडेस्टल की ऊंचाई। तो देखो ये इसके ऊपर जो ये मूर्ति खड़ी है, इसकी ऊंचाई कितनी दे रखी है 1.6 मीटर। मूर्ति की ऊंचाई 6 मीटर दे रखी है, ये आपको पता नहीं, तो बी डी को आप क्या मान लो, बी डी बराबर मैंने हमने माना एच, मतलब हमें एच निकालना है, ठीक है बच्चों। चलो अब कैसे निकालेंगे, देखो पहले तो हम ले लेंगे बच्चों कौन सा कोण आपका, पहले आप ले लो त्रिभुज डी और सी और बी ले लो, त्रिभुज डी सी बी, त्रिभुज डी और सी और बी ले लो ये वाला। इस पे कितना बराबर 45। तो tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार। और tan थीटा कितना बच्चों 45, tan थीटा कितना बच्चों 45 है। और लंब कितना आपको दे रखा है भैया, हमें तो पता नहीं, यही तो हमें निकालना है, एच है, हमने एच माना है बी डी को। तो कितने लोग एच है, और आधार कितना बच्चों, देखो ये भूमि, भूमि आपका क्या हो गया था, आधार कुछ दे रखा है क्या, 16 मीटर ऊंचाई लगी है। भूमि के बिंदु से मूर्ति के शिखर का उन्नयन 60 है, और उस बिंदु से पेडेस्टल के शिखर का उन्नयन को 30 है। पेडेस्टल की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ठीक है ना बच्चों। तो आधार हमें दिया नहीं है, आधार हमें दिया नहीं है, तो हम क्या मान, सी भी मान रखे ना, सी भी मान लो इसको, ये तो हमें दिया नहीं, इसको सी भी मान लो। चलो 45 का मान कितना होता है बच्चों 1, और ये सी भी, इसे हल कर लोगे बच्चों कितना आ जाएगा, सी बी बराबर एच, समीकरण 1 मान लो, ठीक है बच्चों। सी बी बराबर एच, समीकरण 1 मान लो बच्चों, सी बी बराबर क्या हो गया एच। अब आप ले लो बच्चों त्रिभुज ए सी और बी ले लो, ठीक है ना बच्चों, त्रिभुज ए सी बी। आप सोचो बस सर आपको कैसे पता कौन कौन त्रिभुज है, जहां जहां कोड बन रहा है वो तो आप लोगे ना। अब आप समझ लो कि पूरे त्रिकोणमिति में आपका समकोण पे त्रिकोणमिति लगता है। अब दो ही तरह के केस ज्यादा बनते हैं, एक तो tan थीटा बन जाएगा, बहुत रेयर केस होगा तो sin थीटा बन जाएगा, इनके सिवा कुछ बनता नहीं। एक tan थीटा का आपको रेशियो लेना पड़ता है, लंब बटे आधार बनेगा, एक तो ये sin थीटा। अब हमें कैसे पता tan थीटा लेते हैं, क्योंकि हम उन्हीं संदर्भ में मान को लेंगे जिसपे हमें मान आसानी से निकल जाए, जिसका दिया हो।
tan थीटा क्या होता है, लंब, लंबी पूछे आधार, इसके अकॉर्डिंग हम निकाल लेंगे, इसका तो कोई रोल ही नहीं, जो पूछेगा अब भूम के अकॉर्डिंग उसको लेंगे। अगर ये पूछता तो लंब बटे कर लेता, साइन और tan का ही पूरा रोल है, बाकी किसी को आपको लगाने की जरूरत ही नहीं है, ठीक है ना। चलो त्रिभुज ए सी बीम ले लो, ए सी बीम क्या होगा बच्चों, tan 60 अंश ले लो, कितना दिया रखा है लंब। अब लंब आपका देखो बच्चों कितना है, आप ये पूरा लोगे, पूरा लोगे ना ये, तो भैया इतना h है, इतना 1.6 मीटर है, पूरा कितना हो जाएगा बच्चों 1.6 है, और h जोड़ दो, और नीचे कितना आपको दे रखा है, c भी दे रखा है, ये तो पता ही नहीं। tan 60 का मान कितना होता है बच्चों, सर √3 होता है, 1.6 से प्लस का h और c भी, ठीक है ना, c भी इधर लो, 1.6 से प्लस का h बचे √3, ठीक है, ये मान लो समीकरण 2। अब आप क्या करोगे बच्चों, लिखोगे समीकरण 2 में समीकरण 1 से CB का मान रखने, क्या लिखोगे बच्चों, CB का मान रखने पर, तो रख दो भैया CB बराबर h दे रखा है, यहाँ रख दो, h बराबर 1.6 प्लस h, नीचे क्या √3, 3 इधर लाओ, 3h 1.6 प्लस का h को इधर ला लो, 3h इधर आएगा तो माइनस का 1.6, यहाँ से h कॉमन ले लो, √3 माइनस 1.6, ठीक ना, आया समझ में आया। अब h को आप यहीं रहने दो, ये ऊपर है उधर जाएगा तो बटे में नीचे आ जाता है, √3 माइनस 1, ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर, ये क्या हो गया आंसर। अगर आप इसको थोड़ा और हल करना चाह रहे हो, कुछ नहीं करना, इसका परमीकरण करो, क्योंकि अगर किताब में ये आंसर दिया होगा तो आप ये लगा लेना, अगर ये नहीं दिया होगा तो इसका परमीकरण कर लो, हर का क्या लिखोगे यहाँ पर, हर का परमीकरण करने, ठीक ना, कर लो 1.6, क्या करोगे इसका हर का परमीकरण। परमीकरण क्या होता है, इसके परमीकरण का मतलब होता है इसके संयुग्मी से इसके विपरीत चिन्ह से ऊपर नीचे क्या होता है, गुणा होता है। परमीकरण का क्या मतलब होता है, हमने क्या बोला, परमीकरण का मतलब परमीकरण किया ही इसलिए जाता है कि हम संख्या को अपरमेय से परमेय बना दे, क्योंकि अपरमेय संख्या रूट के अंदर होती है, परमीकरण करेंगे तो संख्या परमेय में बदल जाएगी, रूट हमारा हट जाएगा, ठीक है। और कैसे, अगर माइनस में तो प्लस वाले से क्या करते हैं, ऊपर नीचे गुणा कर देते हैं, 3 + 1 और ये √3 माइनस 1, इसका कर दो। संयुग्मी क्या होता है, अगर एक माइनस है दूसरा प्लस में होता है, इनका गुणा करके देखो बच्चों क्या होगा, ये √3 में देखो, अब देखो क्या होगा, खुद देखो 1.6 √3 प्लस 1.6, इसका गुणा ही क्यों करना, बाद में आपको कॉमन तो लेना ही पड़ेगा, तो ऊपर वाले का क्यों करना, ऊपर वाले को मत करो, देखो ऊपर वाले को आप ऐसे ही लिखो अभी 1.6 √3 + 1, नीचे वाले क्या बन जाएगा, देखो ये बन जाएगा बच्चों a - b, a + b, देखो एक सर्वसमका बन गई, जैसे आप a मानोगे तो a - b, a + b, ये क्या होता है बच्चों, a - b, एक कोष्ठक में एक होता है a + b, इसका मतलब होता है a² - का b², इसका नाम है बीजगणितीय सर्वसमका, ठीक है बच्चों, बीजगणितीय सर्वसमका। तो इनकी जगह आप क्या लिखोगे बच्चों, a² मतलब √3 का स्क्वायर माइनस b² मतलब 1 का स्क्वायर। तो देखो अभी यहाँ कर देते हैं, ये क्या बचेगा बच्चों, 1.6 √3 + 1, a² में 3 का 2 बार गुणा 3 ही बचेगा, ये 2, ये एक का तो एक ही हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1.6 गुणे √3 + 1, नीचे क्या आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2, एक लाइन इसको और हल करेंगे, यहाँ कर दे रहे हैं, देखो ये 2 आया, अब ध्यान देना 2 एक कम 2, 2 अठे 16, 0.8 आएगा, 0.8 आएगा ना, तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, ध्यान देना 0.8 गुणे √3 प्लस का 1, आप कोष्ठक लगा दो, तो कोष्ठक ना भी लगाओगे तो ये हो जाएगा, ठीक है ना, 0.8 गुणे √3 + 1, कोष्ठक लगा दो, ठीक है ना, ये आपका क्या हो गया, ये हो गया आपका BD का मान, क्या आ गया बच्चों, ये आ गया आपका BD का मान, यही चीज, ये क्या है BD का मान, ठीक है ना।
ये क्या आ गया आपका बीडी है, बीडी मतलब ये एच, एच का मान कितना आ गया 0.8, या तो आप इसको लिखना चाहो या ये लिख दो एच। अगर हमने क्या कर दिया परमेय, हमने कहा अगर आपको उत्तर ये आ रहा है तो ये लिख लो, नहीं आ रहा तो हमने परमेयकरण कर दिया, तो आपको उत्तर ये आ गया 0.8 गुणित √3+, ठीक है ना। ये आपका क्या हो गया आंसर, लिख लो। अब बच्चों देखो अगला सवाल देखते हैं बच्चों, आपका कितना हो गया, ये हो गया 8 सवाल। अब 9वां सवाल देखते हैं, ठीक है बच्चों। चलो ये आप लिख लो अपने कर 9वां सवाल, स्क्रीनशॉट ले लो। अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ, ठीक है बच्चों। चलो 8 सवाल आपके हो गए बच्चों। अब चलते हैं 9वें सवाल की तरफ। यहाँ लिख देते प्रश्न नंबर 9, ये लिख देते प्रश्न नंबर 9, ठीक है। चलो बच्चों प्रश्न नंबर 9 पढ़ते हैं। बच्चों हमसे कह रहा है कि एक भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। बच्चों एक भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, तो आपको पता होना चाहिए कि मीनार हमेशा भवन से ऊंची होती है। भाई भवन मतलब मकान, मकान आदमी 1 या 2 मंजिल का बनाएगा, मीनार मतलब बहुत 10-20 मंजिल की मीनार होती है, ठीक है। तो मीनार तो बहुत बड़ी होती है, तो ये तो कॉमन सेंस है। हम मीनार बनाएंगे बड़ी बनाएंगे, देखो मीनार बड़ी बना देंगे, यहाँ भवन बना ले छोटा सा, और बड़ा कर दे ये भवन, इतना बड़ा नहीं करेंगे, ये बना ले, ठीक है ना। ये करते ना, ये हटाते यहाँ करते, ठीक है बच्चों। देखो हाँ एक भवन के शिखर से, ये हमारा हो गया भवन, ये यहाँ हो गया मीनार। आपको पता है कि मीनार ऊंची होती है भवन से, तो हमने उसको ऊंची बना रखा है। कह रहे एक भवन के शिखर से, ये भवन का शिखर है, भवन के शिखर से एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, यहाँ से इस मीनार का उन्नयन कोण बनेगा तो एक क्षैतिज रेखा यहाँ भी जाएगी। हमने आपको कल बता, अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आ रही ना, तो आप हमारी कल वाली वीडियो देखिए, पूरा कॉन्सेप्ट बता रखा है उन्नयन कोण बनता कैसे। अब यहाँ से इस शिखर का कोण निकालोगे तो एक काल्पनिक क्षैतिज रेखा इधर बनती है, क्योंकि कोण हमेशा ऐसे बनता है, 2 एंगल। आप लिखते भी होगे ना ऐसे कोण ए, लिखते हो नहीं लिखते ऐसे, तो कहने का मतलब बिना 2 रेखाओं रेखाखंड के कोण नहीं बन सकता। तो अगर एक ऊपर को जाएगी तो एक आधार की जरूरत होगी, तो ये काल्पनिक रेखा क्षैतिज रेखा को हम आधार बोलते हैं। तो कहने का मतलब भवन के शिखर से हाँ एक मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 अंश है। तो मतलब ये कोण कितना है बच्चों, 30 अंश, ठीक है ना। इसके शिखर का, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण कितना है, 30 अंश। अब हमसे क्या कह रहा है, और मीनार के तल का अवनमन कोण, मीनार के तल का, ये देखो बच्चों ये बात समझे ना, अगर ये भवन है तो ये भूमि पे कहीं टिका होगा, तो एक रेखा तो यही होगी। अब ध्यान देना बच्चों, कह रहे हमसे कि मीनार के तल का अवनमन कोण, ये जो मीनार है ना, ये मीनार, इसका जो तल है ये, इसका अवनमन कोण कहाँ से, भवन के शिखर से, और मीनार के तल का अवनमन कोण 45 अंश है। कहने का मतलब बच्चों ये जो भवन का शिखर है ना, यहाँ से तो शिखर का उन्नयन कोण 30 है, और कह रहे यहीं से इस भवन के पाद का अवनमन कोण कितना 45 है। बच्चों तो ध्यान देना, अवनमन कोण कैसे बनता है, अगर आप ये नीचे को देखिएगा बच्चों, तो यहाँ भी क्षैतिज रेखा ये काम करेगी। कहीं भी कोण बने, एक जहां कोण बनता है, एक सीधा काल्पनिक रेखा जो हम अपनी तरफ से मानते हैं क्षैतिज हॉरिजॉन्टल रेखा इसको बोलते हैं। तो आप देखो उन्नयन बना, ध्यान देना ये समझने वाली बात है, उन्नयन बना तो क्षैतिज रेखा का काम ये किया, सीधी होती। अब अवनमन बना तो ये क्षैतिज रेखा हो, क्या होगी, ये क्षैतिज रेखा होगी। आपको बताया कोण ऐसे बनता है, एक सीधी होगा, एक कहने वाला आप ये देखो कोण अगर आप एक 360 बनाते हो, एक बेस क्षैतिज रेखा होती है, इसी के इर्द गिर्द सब कोण घूमते हैं। एक क्षैतिज रेखा होगी 90 60 30, ये तो स्थिर रहता है ना, कहने का मतलब ये लाइन क्या होती है, स्थिर होती है, ये लाइन स्थिर होती है। कोण को हम लिखते भी ऐसे हैं, 2 लाइन को मिला के, 2 रेखा खंड को मिला के। तो कहने का मतलब ये है इसके शिखर से इसके शिखर का इंधन कोण 30 अंश है, और कह रहे इसी के शिखर से इस बिल्डिंग के पाद का, पाद मतलब ये नीचे सतह का अवनमन कोण कह रहा है। तो अब ये नीचे देखिएगा, नीचे देखिएगा तो हमारी काल्पनिक क्षैतिज रेखा ऐसे बनेगी, ऐसे बनेगी ना। कहने का मतलब ये कोण पूछ रहा है, कौन सा कोण पूछ रहा है, ये कोण क्या है 45 है, ठीक है ना।
अगर बच्चों ये कोण 45 है बच्चों, तो ये भी कोण कितना हो जाएगा 45 हो जाएगा। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें त्रिभुज निकालना है, लगा के हमें मान निकालना है। ये किससे होता है? अगर ये कोण 45, तो ये 45 ये होता है एकांतर अंतःकोण से। किससे बनता है? एकांतर अंतःकोण से। एकांतर अंतःकोण से अगर ये 45 तो ये 45, बोलो। अब एकांतर अंतःकोण क्या होते हैं बच्चों? बच्चों जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिरछी रेखा खींची जाती है ना, हमने क्या बोला? जब दो समांतर रेखाओं के बीच एक तिरछी रेखा खींची जाती है, तो वो कोण क्या कहलाते हैं? उनकी तो तिरछी रेखा के बीच जो कोण बनता है उसको एकांतर कोण बोलते हैं। मतलब एक छोड़ के एक का अंतर। अगर ये 45 है तो मतलब ये क्या हो जाएगा? ये छोड़ के इधर क्या आ जाएगा? ये क्या हो जाएगा? ये भी 45 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 45। ये होता है एकांतर अंतःकोण। ठीक है बच्चों, चलो अब देखो हम क्या करते हैं, इन्हें कुछ मान लेते हैं। P मान लो, Q मान लो, R मान लो, S मान लो और T मान लो। ठीक है ना? हमसे क्या कह रहा है? ये जो मीनार की ऊंचाई 50 मीटर है, ये जो मीनार है ना बच्चों, ये इसकी तो ऊंचाई दे रखी बच्चों यहाँ से यहाँ, ये देखिए 50 मीटर। क्या दे रखी? 50 मीटर। हमसे कह रहा है मीनार की ऊंचाई 50 मीटर, तो भवन की ऊंचाई ज्ञात करनी है। बच्चों हमें क्या ज्ञात करनी है बच्चों? हमें ज्ञात करनी है इस भवन की ऊंचाई। ये हम मान लेते हैं h। कितनी? h। ये हमें ज्ञात करनी है। ये बच्चों एक चीज देखो, अब यहाँ से कुछ डिस्कस करते हैं। अगर ये h होगा बच्चों, तो a देखो, समझ जाओगे आप कि नहीं लिख पाओगे? देखो यहाँ जगह नहीं है। अगर ये h होगा तो a भी h होगा। ठीक है ना? यहाँ लिख दे रहे ये भी h होगा। ठीक है ना? अगर ये एक दूसरे के बराबर होंगे, आयत बन गया ना। देखो ये भुजा इसके बराबर होगी, ये भुजा इसके बराबर होगी। ठीक है ना बच्चों? तो ये h है तो a भी h होगा। पूरा अगर 50 बच्चों, तो इतना अगर आप इतना निकालोगे, देखो पूरा बच्चों आपका 50 है और इतना आपका h है, तो ये निकालोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा बच्चों 50 माइनस h। 50 में h आ जाएगा ना। देखो यहाँ लिख दे रहे हैं, देखो p के बराबर, p के बराबर किसके हो जाएगा? एस आर के। एस आर बराबर कितना? h। और t हमने माना था ना, टी आर कितना हो जाएगा? 50 मीटर। टी आर क्या है आपकी? मीनार की ऊंचाई। और ये क्या है बच्चों आपका? भवन की ऊंचाई। ये क्या है बच्चों आपका? भवन की ऊंचाई। ये भवन की ऊंचाई बच्चों। और टी और आर क्या है आपकी? मीनार की ऊंचाई बच्चों। और देखो ये भी आपस बराबर होंगे, क्यू आर बराबर किसके? एस पी एस के। क्यू आर बराबर पी एस के। जितनी जितनी शर्तें पहले दे रखी हैं, पहले हम उसको लिख दे रहे हैं यहाँ। ठीक है ना? ये लिख दे रहे हैं। अब ये हाँ हाँ देखो बच्चों, अब ये जो बच्चों यहाँ दो समकोण बन रहे हैं, इसमें कितने समकोण बन रहे हैं? दो। एक ये, एक ये। कितने? दो समकोण बन रहे हैं ना। ये जो एकांतर अंतःकोण आपका जा रहा है, दो समकोण बना रहा है। कितना बना रहा है? दो। ये तो तिर्यक रेखा जा रही है, एक समकोण ये बन रहा है, एक समकोण ये बन रहा है। पहले हम इस पे लेंगे बच्चों, पहले ले रहे हैं पी क्यू एस। अच्छा एक मिनट, पी क्यू एस आर, ये टी माना है ना, टी। हमें पहले हम किसको ले लेंगे बच्चों? पहले लेंगे, आ देखो पहले लेंगे पी क्यू आर, ले रहे हैं। क्या ले रहे हैं? पी क्यू आर। तो लिख लो त्रिभुज पी क्यू आर से, त्रिभुज पी क्यू आर से। तो पी क्यू आर में क्या दे रखे बच्चों? tan थीटा लगा दो। tan थीटा बराबर है लंब, लंब क्या है? h। आधार क्या है आपका? क्यू आर। और थीटा कितना आपका? 45 अंश है। ये हो जाएगा लंब बटे क्यू आर। ठीक है ना? क्यों नीचे बनता है ना, जैसे क्यों नीचे बनाते हैं ना, मैं जल्दीबाजी में ऊपर बनाती हूँ, क्यों नीचे हो जाए। तो क्यू आर इधर लो आप, फिर ये मेरी आदत पड़ गई। क्यू आर बराबर कितना हो जाएगा? एच। क्यू आर बराबर एच। ये कितना आ जाएगा बच्चों? देखो अरे कमाल है। क्यू आर बराबर कितना आ गया बच्चों? 10 45 का आप लगाओगे, लंब बटे आपका क्या हो जाएगा? आप बताओ। थीटा के सामने मुझे लंब होती है, तो लंब बटे आधार हो जाएगा। आधार तो आपका क्यू आर है, तो तो बच्चों ये भी हमारे अच्छा जाएगा। अगर ये ऐसे तो ये भी अच्छा जाएगा, अगर ये ऐसे तो ये भी अच्छा जाएगा। ठीक है ना? चलो आप किस कौन से त्रिभुज लोगे बच्चों? अब ले लो टी पी एस। क्या ले लो? त्रिभुज टी पी एस।
इसमें tan 30 लगाओगे, tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, ठीक है ना। tan थीटा कितना बच्चा हमारा 30 डिग्री, लंब कितना बच्चा हमारा, आप खुद देखो। हाँ 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 हाँ, ये हाँ, इस पे लंब कितना बच्चों देखो, ये पूरी 50 थी, पूरी 50 थी, ये h था, तो ये कितना हो जाएगा, ये लिखा है 50 माइनस h लिखा है ना, तो लंब कितना है बच्चों 50 माइनस h। आधार कितना आपका है, आधार भी हमारा h निकल के आया देखो, क्यू आर, आधार हम लेंगे क्या, ये पी एस, और पी एस बराबर किसके बच्चों देखो, क्यू आर बराबर पी एस के, तो पी एस क्यू आर अगर बराबर है और क्यू आर बराबर एच आया है, आप समझ गए होगे, यहाँ हम क्या लिख देंगे एच, क्यू आर बराबर पी एस के, ये इसके बराबर है, तो ये अगर इसके बराबर है तो क्यू आर बराबर एच आया है तो ये भी एच आ जाएगी, ठीक है ना। तो पी एस की जगह कितने रख दोगे एच, tan 30 का मान कितना होता है 1/√3, 50 माइनस एच बटे एच, ठीक है बच्चों। अब देखना, तिर्यक गुणा कर दो, क्या कर दोगे, तिर्यक गुणा, यहाँ लिख दो तिर्यक गुणा करने पर एच इधर आ जाएगा, 3 उधर चला जाएगा, 50 माइनस एच, यही आएगा। चलो अब एच है, अंदर इनका गुणा करा दो, 50√3 माइनस का अंडर√3h, अब ये माइनस का अंडर√3h इधर लाओ, एच है, ये माइनस का प्लस का हो जाएगा अंडर√3h बराबर का क्या है 50√3, ये बचेगा, यहाँ से h कॉमन लो, तो 1 प्लस अंडर√3 और 50√3, ठीक है बच्चों। अब एक चीज ध्यान देना आप बच्चों, इसको आप ये चित्र हम मिटा दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, ये आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना, इसको आप लिख लेना, ये आप लिखे रहते तो मैं यहाँ कर दे रहा हूँ, जगह की कमी है बच्चों, थोड़ा मैनेज करो, ये कर देना, ठीक। देखो बच्चों, इनको पलट के लिखो, अंडर√3+1 h 50 अंडर√3, अब तो h को इधर रहने दो, 50 अंडर√3 अंडर√3+1 यहाँ आ जाएगा, नीचे आ जाएगा, ऊपर वाली चीज नीचे आ जाती है, या तो आप ये उत्तर लिख लो, ठीक है ना, या तो आप ये उत्तर लिख लो, या तो हर का परमीकरण कर दोगे तो और ही सरल होके, और उत्तर, या तो उत्तर ये आएगा, या तो अगर किताब में कुछ और दिया होगा तो इसका सरलीकरण करने पाएगा, परमीकरण करने पाएगा। देखो परमीकरण मतलब क्या, हर का परमीकरण कर दो, हर का परमीकरण यहाँ लिख देना, ठीक है, यहाँ लिख देना, क्या लिखोगे, हर का परमीकरण करने पर, ठीक है ना। अब हर का परमीकरण आप कर दो, देखो बच्चों समझने की कोशिश करना, हर का परमीकरण करोगे बच्चों, ध्यान देना, हाँ h बराबर 50√3, परमीकरण मतलब उसके संयुग्मी से ऊपर नीचे गुणा, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा 3+1 3-1, ठीक है, ये हो जाएगा बच्चों, इसको मिटाएंगे, जगह है नहीं, आप इसको लिख लेना, यहाँ का हमें ये निकालना है, ऊपर लिख दे रहे हैं, ठीक है बच्चों, एच तो निकालना है, यहाँ कर दे रहे हैं, आप इसको लिख लेना, ठीक है बच्चों। देखो ये h बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, इनका गुणा करा दो, 50√3 √3 में क्या हो जाएगा 3 माइनस 50√3, ए प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है ना, हमने अभी बताया था पिछले सवाल में, एच बराबर गुणा करो तो 150 हो जाएगा, 150 हो जाएगा, माइनस का 50√3 हो जाएगा, ये 3 माइनस 1 हो जाएगा, तो एच बराबर कितना हो जाएगा बच्चों, देखो आप यहाँ से क्या करोगे 50 कॉमन ले लो, अंदर क्या बचेगा 3 इधर क्या बचेगा अंडर√3, 3 में से 1 गया तो काट दो, एच बराबर कितना हो जाएगा 25 3 अंडर√3, बस कितना आ गया, ये इसका मान लो, परमीकरण करोगे तो ये आ जाएगा, या तो आप ये लिख लो जो अभी हमने बताया था, या तो आप परमीकरण कर दो, परमीकरण करने में क्या आ गया बच्चों, एच बराबर 25 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना, ये आ गया एच का मान, यही हमें निकालना था, ये क्या थी भवन क्यों चाहिए,
तो भवन की ऊंचाई कितनी आ गई बच्चों? भवन की ऊंचाई कितनी आ गई? 25, 3 माइनस अंडर रूट 3, ठीक है ना। ये आपके भवन की ऊंचाई होगी। चलो बच्चों, अब 10वां सवाल, थोड़ा पानी पी लेते हैं। एक सवाल और बताएंगे आपको, फिर आपके बच्चे रह जाएंगे बच्चों 16 सवाल, सॉरी फिर आपके 6 सवाल इस प्रश्नावली में 16 सवाल हैं। ये 9 सवाल हो गए, एक सवाल करा देंगे 10 हो जाएंगे, फिर आपके 6 सवाल बाकी रह जाएंगे, तो आपके हम कल करा देंगे। ठीक है बच्चों, इसको मिटा दे रहे हैं। इसको क्या करेंगे बच्चों, मिटा देंगे। ऐसे आपके 9 सवाल हो गए बच्चों। अब करेंगे बच्चों 10वां नंबर सवाल, ठीक है। ये आप यहाँ लिखा दिए, ये हो जाएगा आपका 10वां नंबर सवाल, ठीक है। चलो अब 10वां नंबर सवाल पढ़ लेते हैं, क्या कह रहे हैं। 10वां हमसे कह रहा है बच्चों, एक 80 मीटर की चौड़ी सड़क है। अब देखो ये कल्पना करो, अब यहाँ 3D फिगर तो बना नहीं सकते, तो 80 मीटर चौड़ी सड़क तो हम ऐसे बनाएंगे नहीं, ठीक है ना। ऐसे चौड़ाई ऐसी होती है सड़क में, आप ऐसे चलते तो ऐसी चौड़ाई होती है। तो आप मान लो 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो ये हमने 80 मीटर चौड़ी सड़क मान ली। हमसे क्या कह रहे हैं, सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान ऊंचाई वाले दो खंबे लगे। ये सड़क के इस कोने भी एक खंबा है और सड़क के इस कोने भी एक खंबा है, और दोनों की हाइट क्या है, समान है। दोनों की ऊंचाई क्या है, समान है। इन दोनों के खंबे हाँ लगे हुए हैं, इन दोनों हाँ 80 मीटर की चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने ऊंचाई वाले दो खंबे लगे हुए हैं। इन दोनों खंबों के बीच सड़क की एक बिंदु से, कह रहे इन दोनों खंबों के बीच में सड़क में कोई एक बिंदु लिया जाता है। यहाँ पर इन दोनों खंबों के बीच में सड़क पे हमने कोई एक बिंदु ले लिया। कह रहा है इस हाँ सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर का उन्नयन कोण क्रमशः 60 और 30 अंश है। कहने का मतलब ये है खंभों के शिखर का क्रम उन्नयन कोण क्रमशः 60, क्रमशः मतलब क्रम से पहले 60 इधर से है और इससे इस बिंदु का 30 अंश है, ठीक है ना। ये कह रही क्या है क्रमशः, ये 60 और 30 अंश है। क्रमशः मतलब क्रम से, तो क्रम से मतलब पहले 60 बोला है तो पहले 60 लेंगे, पहले 60 बोला है तो पहले 60 लेंगे, फिर 30 बोला है तो 30 लेंगे। तो हमसे कह रहा है बच्चों कि हाँ क्रमशः 60 और 30 अंश है। खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए बच्चों। हमसे क्या कह रहा है बच्चों, खंभे की हाँ क्या कह रहा है, खंभे की ऊंचाई। अब ये दोनों ऊंचाई तो समान है, तो खंभे की ऊंचाई h निकाल ली। उस ऊंचाई को हमने क्या मान लिया, h। तो ए भी एच होगा, पहले सवाल में दे रखा है कि ऊंचाई उनकी क्या है, समान है। और कह रहा है कि इस खंबे से, ये खंबा है ना, ये भी खंबा है, तो ये सड़क है। कह रहे इस खंबे से ये जो बिंदु है ना, इनकी बीच की दूरी बता दो। कह रहे इस खंबे से इनके बीच की दूरी, तो ये दूरी समान नहीं बच्चों, ठीक है ना। ये हमने अपने तरफ से सवाल में कोई ये तो कहा नहीं, ये कह रहे कि आपकी ऊंचाई समान है, ये नहीं कह रहे कि दूरी समान है। वो कह रहे हैं सड़क के बीच में आप कहीं पर एक बिंदु ले लो। ये कोई इसने ये नहीं कहा कि बीचों बीच बिंदु लो कि दोनों बराबर हो। कह रहे कहीं पे एक बिंदु ले लिया गया है जहां से 30 से 60 अंश के कोण बन रहे हैं। आप खुद से लगाओ, अगर कोण बराबर बन रहे तब तो दूरी बराबर हो सकती है। एक 30 बन रहा है, एक 60 बन रहा है, तो कहाँ से बराबर होगा। तो मतलब ये दूरी बराबर नहीं है। यहाँ से कितनी दूरी है पता नहीं, यहाँ से कितनी दूरी है। आप एंगल से देखो, जब एंगल आप सही बनेगा, एक ही कोण बनेगा, तब तो दूरी समान हो सकती है। जब एक 60 का बन रहा है, एक 30 का बन रहा है, तो नजरे भी तो ऊपर नीचे और दूर पास हो सकती है ना। इससे भी आप लगा सकते हो। कह रहे हैं सड़क से इस बिंदु की दूरी, यहाँ से भी निकाल, दोनों खंभों से और इस बिंदु तक की दूरी हमें निकालनी है, ठीक है ना। कहने का मतलब हमें क्या निकालना है, अगर हमने इसे ए माना, इसे बी माना, इसे सी माना, इसे डी माना, इसे ई माना, तो हमें बीई और ईडी की लंबाई निकालनी, क्या निकालनी, बीई और डीई
कि लेंथ क्या है, और क्या पूछा है हमसे, खंभों की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। हमसे क्या पूछा है, खंभे की ऊंचाई और खंभे से बिंदु की दूरी। हाँ, और खंभे की ऊंचाई अगर ये निकालिए तो ये भी, ये दोनों समान, क्योंकि कह रहे हैं कि खंभे दोनों क्या है, समान ऊंचाई की, तो आपने ये निकाल लिया तो ये भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो आपको क्या, और क्या निकालना है आपको, और आपको निकालना है ए बी बराबर सी डी बराबर एच माना है ना, ये निकालना। ए बी बराबर सी डी बराबर एच माना ये निकालना है, एक बी निकालना और ये डी निकालना, ठीक है बच्चों। चलो, ये आपका फिगर बन गया है। अब सवाल को करते हैं बच्चों। एक बार हम लेंगे tan टी ले ले रहे हैं, सिंपल ले लो ए बी ई में, त्रिभुज ए बी ई में, अब लगा दो। tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और tan कितना दे रखा है 30, लंब कितना दे रखा है आपका h, आधार कितना दे रखा है पता ही नहीं। ओहो, एक मिनट, आप पहले ये देखो, ये 80 मीटर दे रखा है ना, हमसे क्या कह रहा है, ये तो आपको पूरा 80 दे रखा है, तो ये माना क्रमशः कोण बोला ना, कि पहले देखो सवाल में क्या कह रहा है बच्चों, हाँ हमसे कह रहा है बच्चों कि क्रमशः कोण, तो मतलब क्रमशः मतलब पहले हमने कोण 60 लिया, क्योंकि पूरी तो कितना दे रखी है 80 मीटर, पूरी इसकी सड़क की चौड़ाई 80 मीटर दे रखी है, तो इतने को हमने मान लिया कितना एक्स, कितना मान लिया एक्स। अगर ये एक्स है तो बचा हुआ कितना होगा 80 माइनस एक्स होगा, क्यों, पूरा 80 है ना, पूरा अगर 80 बच्चों इतना x है, तो पूरा जितना है उतने में से इतना घटा देंगे तो दूसरा निकल आएगा, तो इतना कितना हो जाएगा 80 माइनस एक्स। कहने का मतलब बच्चों देखो, अगर आपसे पूछा जाए कि हमने, हाँ डी कितना माना, ये माना है हमने x, तो हमें x निकालना है, इसको x लिख, और 20 बी हमने कितना मान मान लिया 80 माइनस एक्स, ठीक है ना। कहने का मतलब कि ये हम अगर पूरा 80 है, पूरा बी डी कितना है देखो, यहाँ लिख दो बी डी कितना बचा, ये हमने ध्यान ही नहीं दिया था कि 80 मीटर दे रखा है, बी डी 80 है, तो ई डी हमने कितना एक्स, हमने अगर इसको एक्स मान लिया ईडी को, तो बी कितना हो जाएगा, अगर एक को एक्स माना तो पूरे में से इतना घटा दो कि दूसरा वाला निकलना आएगा, ईडी कितना होगा 80। अब हमको ये निकालना एक्स और 80 माइनस एक्स का मान निकालना, ठीक है बच्चों। चलो, तो tan 30 कितना होता है बच्चों, लंब कितना है एच, आधार कितना है, इसको तो हमने माना 80 माइनस एक्स, देखो बी माना 80 माइनस एक्स ना, निकाल दो इसमें। यहाँ देख लेते हैं, 1/√3 एच 80 माइनस एक्स, ठीक है ना बच्चों। देखो अब इसको इधर लो, 80 माइनस एक्स बराबर एच गुणते √3, समीकरण 1 मान लो, ठीक है ना। चलो, अब त्रिभुज ले लो, त्रिभुज सी डी ई में, त्रिभुज सी डी ई में tan 60 लगा दो, tan थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, और tan 60 बराबर कितना हो जाएगा, लंब कितना है h, आधार कितना है। अब बच्चों ये बताओ, इसमें हमने x माना था, x ले लो, tan, अब देखो इसको यहाँ कर दे रहे हैं, ठीक है ना, ये कितना हो जाएगा बच्चों, देखो 60 का मान कितना होता है √3 h, नीचे क्या है x है, ठीक है ना। अब एक काम करो, आप इसको और हल कर लेते हैं, x को किधर लाओ, x √3 बराबर h, समीकरण तो, समीकरण तो बन गया। अब देखो बच्चों, समीकरण 1 में h का मान रखने पे, समीकरण 1 में क्या करोगे, h का मान रखने पे, ठीक है बच्चों। या आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लो बच्चों, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो, और ऐसे करना, आप यहाँ करना, फिर ये करना, फिर ये करना, फिर ये, समझ में आ रहा है। पहले त्रिभुज ए बी लिया हमने, तो ये निकल के आया, त्रिभुज सी डी ई लिया हमने, तो ये निकल के आया, ठीक है ना। आप ऐसे करना, पहले आपने ये कर लेना, फिर ये वाला हमने लिया, ठीक है ना। तो पहले नंबर ये करना, और दूसरा नंबर ये करना, ठीक है। पहले हमने यहाँ से ये निकाला समीकरण, यहाँ से निकाला समीकरण ये, h बराबर x√3, ठीक है। अब जगह नहीं बच्चों, हम इसको चित्र को मिटाएंगे, ठीक है ना, हमने लिख दिया, हमें निकालना क्या है, यहाँ करेंगे, देखो समझने की कोशिश करिएगा बच्चों।
एच बराबर है x√3। ये एच का मान हम समीकरण 1 पे रख देंगे। तो आप लिख दो समीकरण 1 में एच का मान रखने पर रख दो। समीकरण 1 क्या है हमारा, देखो 80 माइनस एक्स कितना है, 80 माइनस एक्स, और एच का मान कितना है, √3x रख दो यहाँ, √3 गुणते एक्स, और साथ में क्या है, 60 में एक √3 पहले से, ठीक है ना। अब देखो 80 माइनस एक्स, √3 का √3 का गुणा 3 हो जाएगा, एक्स का एक्स हो जाएगा 3x, ये एक्स उधर जाएगा बच्चों, 4x हो जाएगा। एक्स बराबर बच्चों 80/4, काट दो, 4 दूनी 8। बच्चों x बराबर कितना आ गया, 20। अब x बराबर 20 आप यहाँ रख दो बच्चों, ये देखो b बराबर हमने 80 माइनस एक्स माना था ना, तो यहाँ रख दो, x बराबर 20 यहाँ रखो, तो b बराबर 80 माइनस एक्स, एक्स बराबर 20 रख दो, कितना हो जाएगा, 80 माइनस 20 बराबर 60। तो कहने का मतलब बच्चों b आपको कितना आ गया, 60, और x हमने किसका माना, d, तो d कितना आ गया बच्चों, 20, d कितना आ गया, 20, ठीक है ना। अब फिगर तो हमने बिठा दिया बच्चों, फिगर आप स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे, तो वहां पर आप देखना b बच्चों हमारा क्या था, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जो हमारा d था वो हमारा क्या था, जो 60 अंश का कोण बना था ना, उसकी दूरी थी, टोटल 80 थी। तो कहने का मतलब हमारा ये हो गया कि 60 डिग्री से जो हमारा दूरी थी वो कितनी थी बच्चों, वो तो हमारी 20, और जो 30 डिग्री का कोण बना था उस दिशा से कितनी थी, 60। समझ में आ रहा है ना, हमें तो फिगर याद है, आप फिगर देख लीजिएगा, हमने बिठा दिया, अब इसका स्क्रीनशॉट देख लीजिएगा आपने, कि जब आप उसको हल करिएगा तो आप किनारे पे बना के तब उसको देखिएगा, ठीक है ना। हमने क्या बोला, 60 डिग्री से कितना बना रहा है, 60 डिग्री की तरफ से एक्स हमने लिया था ना, 60 डिग्री की तरफ से हमने एक्स माना था, तो एक्स बराबर 20 है, मतलब उधर से 20 मीटर की दूरी है, और इधर से 30 डिग्री की तरफ से 80 मैंने एक्स लिया था, तो 80 मतलब 30 डिग्री की तरफ से 60 है। आई होप आपको समझ, ये तो हमने क्या निकाल दी, ये तो हमने इनकी दूरी निकाल दी, अभी हमें क्या निकालना है, ऊंचाई भी निकालना है। अब चलो, या किसी एक में रख दो, समीकरण 2 में क्या रखोगे, समीकरण 2 में आप एक्स का मान रख दो। एक्स का आपका मान कितना आया, देखो एक्स के आपके 2 मान आए हैं क्या, नहीं नहीं नहीं, देखो यहीं रख दो, समीकरण 2 में एक्स का मान रखने पर, ठीक है ना, क्योंकि हमें दूरियां तो पता लगेगी 60 और 20, अब यहाँ से तो ऊंचाई भी पता लग जाएगी। तो एक्स का मान कितना है बच्चों, आप ही बताओ, एक्स बराबर 20, 20 √3 किसके, एच के बराबर है, तो भैया ऊंचाई कितनी आ गई, कुछ नहीं करना, ऊंचाई आ गई 20 √3 बराबर एच, ठीक है बच्चों। चलो बच्चों, आई होप आपको सवाल बच्चों समझ में आया होगा, और आपके प्रश्नावली 9.1 के 10 सवाल हो गए, कितने हो गए, 10। कल हमने 5 बताए थे पार्ट 1 में, और पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया था। आज बच्चे हमने 5 सवाल और बता दिए। इस चैप्टर में बच्चों आपके कुल 16 सवाल है, कितने बच्चों हैं, 16 सवाल। आपके 10 सवाल कंप्लीट हो गए हैं, बाकी के आपके सवाल कल जो 6 बचेंगे वो हम कल करा देंगे। और हम उम्मीद करते हैं बच्चों आपको हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी, हमारे बताने का तरीका आपको समझ में आया होगा, और आप सभी अनुरोध करते हैं बच्चों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद लगती है, प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, और अपने तमाम दोस्तों के साथ शेयर करिए, ठीक है बच्चों, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को ये वीडियो पहुंचे और वो भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। तो आज के लिए इतना ही बच्चों, कल फिर मिलेंगे और चैप्टर की शुरुआत करेंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तब तक के लिए राधे राधे बच्चों, जय श्री कृष्ण।